डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं। आप लोगों ने जो हमें व्हाट्सएप के जरिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए हमसे संपर्क करके जो आप लोगों ने हमें विश्वास व्यक्त किया, हमें प्रेम दिया, हमें सम्मान दिया, और आप लोगों की जो हमसे उम्मीद है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हमने आपके लिए दुर्गा ट्यूटोरियल का वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल वेबसाइट का लिंक बहुत आसान है। www.durgatutorial.com। आप गूगल सर्च में जाएं और www.durgatutorial.com सर्च करें। अभी हम इसी लेक्चर के अंतर्गत आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना लिंक दे रहे हैं। जब आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो मेनू बटन दबाकर आप हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हर जगह आप पहुंच सकते हैं। उसका कैसे प्रयोग करना है उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। एक और खुशखबरी, मार्किंग स्कीम का वीडियो 1 से 2 दिन में रिकॉर्ड होकर तैयार हो जाएगा। हम आपको डाल देंगे। हमारा प्रयास है कि 14 या 16 अगस्त को जो है वो डाल दिया जाए। आप अगर कोई छात्र चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया को, तो व्हाट्सएप मैसेज हम लोग दे रहे हैं या साइट पर नमूना कमेंट दे रहे हैं। आप भी वैसा नमूना फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फिर हम साइट पर जो है डाल देंगे। आपकी भी प्रतिक्रिया को हम डालेंगे। अगर कोई शिक्षक बंधु इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर अपना नोट्स तैयार किए हों या परीक्षार्थियों के हित में कुछ उनके पास है, तो ये हमारे मुफ्त सेवा में शामिल हो सकते हैं। हमारा आज का वीडियो जो तैयार हुआ है आपको साइट पर मिल जाएगा। 1-2 दिन में हम उसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। और बहुत जल्द 5 सितंबर को एक और खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। आपका ये रैपिड प्रिपरेशन कोर्स लगभग सारे पेपर के लिए होगा। 100 नंबर के हिंदी के लिए रैपिड प्रिपरेशन कोर्स के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत जल्द जब हम मार्किंग स्कीम और सिलेबस देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी हो रही है, कैसे हो रही है। उसमें हम विशेष समझाएंगे। वो यूट्यूब पर हम पहले उसको लाइव करेंगे, उसके बाद वहां से हम वेबसाइट पर उसको डाल देंगे। पीडीएफ आप लोग, बहुत लोग मांगते थे कि सर पीडीएफ दिया जाए, पीडीएफ दिया जाए। तो जो भी यूट्यूब हमारा लेक्चर है उसके स्लाइड का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। वहां आप आराम से हमारे साइट पर जाकर जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे एक एक पन्ना पढ़ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। कोई कठिनाई हो आप हमें सूचित करें। वहां पर हर तरह का लिंक, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आपको व्हाट्सएप का, कॉन्टेक्ट नंबर का लिंक दिया हुआ है। फोन के बजाय आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि फोन हम लोग कई काम में बिजी रहते हैं। जब भी कोई लेक्चर या लाइव क्लास में रहते हैं हमारा फ़ोन ऑफ रहता है। इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं तो फ़ोन ऑफ मिलता है।
लेकिन हम लोग उस परिस्थिति में भी आपके मैसेज का ध्यान रखते हैं और एक एक मैसेज का हम लोग जवाब देते हैं। बहुत सारे जब एक तरह के मैसेज आते हैं, उसमें एक तरह की बातें होती हैं, तो उसको हम लोग जो है एक सामूहिक सुझाव मानकर उसके लिए जो है हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे बहुत से छात्र हिंदी का पीडीएफ मांग रहे थे, इसके बाद कुछ लोग चाहते थे कि मार्किंग स्कीम का वीडियो तैयार किया जाए, तो मार्किंग स्कीम का वीडियो तैयार हो चुका है, उसको 1-2 दिन में हम लोग लंच करने वाले हैं। वेबसाइट के काम में हम लोग लगे थे, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। आज दोपहर का भी लाइव क्लास छूट गया क्योंकि हम लोग लंचिंग के काम में लगे हुए थे, आप ही के काम में थे, इसलिए आपका काम छूट गया। कल से वो भी रेगुलर होगा, 16 तारीख से वो रेगुलर हो जाएगा। तो आइए अब आपका और अतिरिक्त समय न लेकर हम आपका आज के पढ़ाई को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गद्य खंड का पहला पाठ जो गोधली भाग 2 है, पहला पाठ हम पढ़ा चुके हैं कल। आज हम आपको बोले थे जैसे कि कल कहानी जो है नलिन बिलोचन शर्मा की लिखी हुई कहानी है। कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। सबसे पहले लेखक से आपका परिचय करा दें। शर्मा जी का जन्म 18 जनवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। ये हमारे बिहार के साहित्यकार हैं। वैसे वे भोजपुरी भाषी थे। दर्शन और संस्कृत से विख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। पंडित राम अवतार शर्मा प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजों के समय के ये प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजी के, संस्कृत के। उनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन जी के व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि का भी पर्याप्त प्रभाव था। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उन्होंने हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का भी काम किया। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत वे इस पद पर बने रहे। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी के मौलिक सर्जक और चिंतक में अग्रगण्य हैं। इनकी रचनाएं मौलिक हैं, विचार इनके मौलिक हैं। ये सकारात्मक सोच के साहित्यकार थे। वे रचना में कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के पक्षधर थे। उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत और अन्य कहानियां। अब आइए, ये तो आपके लेखक का परिचय हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी पर विचार करते हैं। तो 20 के दांत जो है, इस कहानी के माध्यम से, कहानी बहुत सा आसान है, देखने में छोटी सी कहानी है, लेकिन लेखक इस कहानी के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम को दिखाना चाहता है। इस कहानी का मुख्य कथ्य यही है। एक सेन साहब थे। सेन साहब को बुढ़ापे में कई बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। सेन दंपति जो थे वो बेटे और बेटी में बहुत ज्यादा फर्क करते थे। ये लैंगिक भेदभाव जो है, लड़के और लड़कियों में फर्क करना, इसका भी इस कहानी में जिक्र किया गया है।
दूसरी सामाजिक असमानता, हमारे पास दौलत है, ताकत है, तो हम सही होकर भी गलत हैं, गलत होकर भी सही हैं, और कोई गरीब है, मजबूर है, लाचार है, हमसे नीचे ओहदे का है, तो वह सही होकर भी गलत है। और अपनी गलती के लिए हंस के टाल देना, बहाना बना देना और दूसरे की गलती पर आक्रामक हो जाना, इन चीजों को इस कहानी में जो है वो दर्शाया गया है। ये जो सामाजिक विषमता है, लैंगिक विभेद है, सामाजिक आक्रामकता है, शोषण है, भावनात्मक और सामाजिक शोषण जो है, इन सब चीजों को इस कहानी में दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि लोगों को अपने बेटे की गलती दिखाई नहीं पड़ती है, दूसरे के बेटे की गलती ज्यादा दिखाई पड़ती है। और बेटा को ज्यादा लाड प्यार दुलार देने से और भेदभाव के साथ जब एक माँ बाप अपने औलाद को पालते हैं तो औलाद बनने के बजाय बिगड़ जाता है। इस चीज को इस कहानी में दर्शाया गया है। सेन साहब को जैसा हमने बताया था, बुढ़ापे में उनको एक बेटा हुआ था और सेन साहब उसी वक्त एक नई मोटर कार खड़ा किए थे। बंगले के सामने वो खड़ी रहती थी कार, और वह कार उनके शान शौकत की प्रतीक थी। कोई उस कार को हाथ लगा देता था तो सेन साहब भड़क उठते थे, उसमें थोड़ा सा भी दाग उनको पसंद नहीं था। सेन साहब को 5 लड़कियां थी और एक वही लड़का था। उनकी लड़कियों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। एक बार और नाम सुन लीजिए बेटियों का, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, उनकी लड़कियां जो थी वह तमीज और तहजीब की जीती जागती मूर्तियां थी। ऐसा लगता था कि वह लड़कियां नहीं कठपुतलियां हो। जिस तरह से कठपुतली, आप लोग तो कठपुतली अब देखेंगे नहीं, ये कठपुतली बहुत पहले मनोरंजन का साधन होता था। तरह तरह के जो है वो कपड़े पहना कर और लोग कठपुतली बनाते थे और उसे नाच गाना मनोरंजन किया जाता था। और एक कलाकार होता था जो उन कठपुतलियों को इशारे पर चलाता था अपने रस्सी वगैरह के सहायता से। तो जब आप उस तरह के दृश्य को देखेंगे, कठपुतली के दृश्य को देखेंगे, तब आपको अंदाजा लगेगा। कभी हम लाइव वीडियो बनाएंगे तो आपको वहाँ जो है कठपुतली का दृश्य दिखा देंगे कि कठपुतलियाँ कैसे होती हैं। किसी किसी फिल्मों में कठपुतलियाँ देखने को मिलती है। ऐसे जान लीजिए, यहाँ उदाहरण देता है लेखक कि तो इतना भर आप जान लीजिए कि वहाँ कठपुतलियाँ चलाने वाला कलाकार जैसे चाहता था उनको इशारे पर अपने नचाता था। उस तरह से माँ बाप के आदेश पर ये लड़कियां जो हैं इशारे पर चलती थी, व्यवहार करती थी। लेकिन उनका लड़का जो कासू था, जिसको लोग खोखा बोलता था, बंगाली लोग बच्चे को खोखा और खोखी कहते हैं। बिहार में खोखी का मतलब आप लोग खांसी समझते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में खोखा का मतलब बच्चा और खोखी का मतलब बच्ची होता है। तो ये उनका खोखा जो था उसका नाम कासू था। वह अपवाद स्वरूप था। कासू के लिए घर में कोई नियम कानून नहीं था और सेन साहब का वह दुलारा बेटा था, बुढ़ापे का बेटा था। एक दिन की बात है, कुछ मेहमान आए थे। घर में सब लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार महोदय भी थे। पत्रकार महोदय का बेटा जो था होनहार और समझदार था।
किसी ने उस पत्रकार महोदय के बेटे की बड़ाई की कि सर आपका बेटा तो काफी होनहार है। अब सेन साहब जैसे ही सुने वो बोले कि भाई देखिए, आप लोग अपने बेटा को जो बनाना चाहते हो, हम तो अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, हम उसको इंजीनियर बना के छोड़ेंगे। और अपनी बड़ाई खुद करने लगे। इस पर किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं। अब सेन साहब की बात सुनकर पत्रकार महोदय इतना कहे कि मैं तो चाहता हूं कि वह एक जेंटलमैन बने, वो एक अच्छा आदमी बने, काम जो भी करे, हर आदमी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कोई ना कोई काम करता है। मेरा बेटा भी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कोई काम करेगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो कि वह जेंटलमैन बने। सेन साहब कट कर रह गए। तभी शोरगुल सुन के सब लोग बाहर निकले। वहां देखते हैं कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। अब आप लोग को थोड़ा सा मैं एक बात समझा दूं, शोफर का मतलब क्या होता है। आप इस शब्द का मतलब नहीं समझेंगे तो यहाँ पर कहानी के भाव को, दृश्य को नहीं समझ पाएंगे। शोफर कहते हैं ड्राइवर को। तो सेन साहब का शोफर यानी ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा दिए और इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम हुआ कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया। अब देखिए, मदन गरीब का बेटा था, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले का लड़का था, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, सेन साहब बंगला में रहते थे। तो वह गाड़ी को छूना चाहता था तो मदन अपराधी हो गया। उसको चोर, लोफर, आवारा कहते थे। उसकी माँ को बुलाकर इतना डांटे कि देखो, इसको समझा बुझा के रखो, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, बदमाश और लोफर बनते हैं, ये समाज के नाम पर कलंक बनेंगे। ये जो हैं गटर के कीड़े, ऐसे ही लोग होते हैं, समाज रूपी गटर के कीड़े बन जाएंगे। लेकिन उनका बेटा गाड़ी के शीशा को मार के चकनाचूर कर दिया। उतना ही नहीं किया, एक अतिथि जो आए थे, गेस्ट आए थे घर में, उनकी गाड़ी का हवा निकाल दिया। और सेन साहब हंसकर बोल रहे थे कि देखिए मेरा खोखा जो है कितना तेज दिमाग का है। इसी को कहते हैं कि इंजीनियर का गुण उसमें आज से है, क्योंकि गाड़ी के शीशा को तोड़कर देखना चाहता है कि भीतर की बत्ती कैसी है, उसके कंस्ट्रक्शन को समझना चाहता है, और हवा निकाल दिया है। ये बड़ा शरारती हो गया है। उसकी गलती को हंस कर ये टाल दिए। खैर, किसी तरह से अतिथि लोग भी चले गए और जैसा कि हमने बताया कि मदन के माँ को बुलाए और उसको बोले कि तुम्हारा बेटा जो है आज से ऐसी गलती किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गिरधर जो था मदन का पिता, मदन का जी भर के पिटाई किया। रात भर मदन चिल्लाता रहा, रोता तड़पता रहा, और इससे सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को सुकून मिल रहा था। वो जितना गिरधर के पिटाई से मदन तड़प कर रो रहा था, इन लोग को सुकून मिल रहा था। और ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये समझदारी का काम किया है, इसका बाप काफी समझदार है, ठीक कर रहा है उसका उपाय, ऐसे लड़के का साथ यही व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद एक घटना घटती है। सेन साहब का खोखा जो है, मदन जो था गली के लड़कों के साथ लट्टू खेल रहा था। वहाँ सेन साहब का खोखा जो है पहुँच गया और रुआब के साथ जिस तरह से अपनी बहनों को मार देता था, किसी पर थप्पड़ चला देता था, ड्राइवर पर थप्पड़ चला देता था,
वहां पर बच्चे लट्टू नचा रहे थे। रौब के साथ गया और कहा, दे लट्टू, मुझे भी नचाना है। पर मदन जो था वहां का गैंग लीडर था। सभी लड़के खड़े हो गए, मदन के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। मदन बोला, जा अपने बाप से खरीदवा ले और उस लट्टू को नचा ले। इस पर सेन साहब का बेटा मदन की ओर जो है वह झपट गया, उसको मारने पड़ा। अब मदन कहाँ चुप रहने वाला था। गली का कुत्ता बंगले के पिल्ले से तब तक डरता है जब गली का कुत्ता बंगले के अंदर हो और पिल्ला भी बंगले के अंदर हो। जब बंगले का पिल्ला गली के कुत्तों के बीच में बाहर आ जाता है बंगले से, तो वही कुत्ते जो डर कर भागते हैं उस पर झपटने लगते हैं। आप लोग मत समझिएगा कि मैं किसी मनुष्य को कुत्ते की उपमा दे रहा हूँ। इस तरह का उपमा लेखक जी इस कहानी में दिए हैं और उनके कहने का भाव यही था कि जो अमीर लोग बच्चों को कुत्ते सियार की तरह समझते हैं और अपने कुत्ता को भी जो लोग इंसान से श्रेष्ठ समझते हैं उसको कार में घुमाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं, तो वो कुत्ता तभी तक भूखता है और मजबूत पड़ता है जब बंगले के अंदर रहता है। जब बाहर आ जाता है तो उसकी चलती बंद हो जाती है। उसी तरह से अब मदन भी जो था बाहर था, अपने गली के दोस्तों के साथ था। कासू को जो है एक घूसा जमा के दिया, कासू महाराज का जबड़ा जो है उसने तोड़ दिया, उनके दांत को भी तोड़ दिया। इसके बाद दोनों घर चले गए। अब मदन जो था रात को डरा सहमा हुआ घर में जा रहा था अंधेरे में कि इस बार तो गिरधर उसकी भरपूर पिटाई करेगा। लेकिन जब बर्तन टकराया मदन के पांव से, गिरधर निकला, देखा कि मदन डरा सहमा हुआ है। वह उसे आकर गले लगा लिया और बोला कि बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो काम तेरा बाप नहीं कर सका वो काम तूने कर दिखाया। आज तूने खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, बहुत अच्छा लगा। यानी कि वह बेटे को आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा चिंता मत कर, सेन साहब बहुत कुछ करेंगे, हमको नौकरी से निकाल देंगे। ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं नौकरी कर लेंगे, फिर दूसरा क्वार्टर ले लेंगे। लेकिन तूने आज अच्छा काम किया कि उस खोखे को जो है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। और इस बार जो है मदन पिटाई की जगह बाप से शाबाशी पाया और गिरधर भी हिम्मत कर लिया और सेन साहब के जो है खिलाफ बगावत का तेवर अपना लिया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। यानी कि इसमें जो सामाजिक विषमता है कि कोई आदमी जब डर भय के रहता है समाज में, उसको लोग तब तक दबाते हैं जब तक वह दबता चला जाता है। जब समाज में अन्याय जो होता है आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो समाज में उसका विरोध होने लगता है। समाज का, मनुष्य का यह धर्म है कि पहले वह सहनशीलता अपनाता है, बर्दाश्त करता है, और जब बात हद से गुजर जाती है तो ये बगावत का स्वर उभर पड़ता है और वही बगावत आगे चल के इनकलाब का रूप ले लेता है। तो यहाँ जो मदन था वह, उसके साथ जो अन्याय हुआ, गिरधर पहली बार तो उस अन्याय को सह गया, लेकिन दूसरी बार वो देखा कि नहीं बेटा उसका सही था, तो वो जो है बेटे के साथ शामिल हो गया और इस बार अंजाम का परवाह हो नहीं किया। इसके साथ आपकी यह कहानी समाप्त होती है। तो ये 20 का दांत जो है वह पूंजीवादी लोगों का, समाज के जो है दबंग लोगों का, समाज में जो लोग अन्याय करने वाले लोगों का है। ये 20 इसी
का नाम विष वो मानता है और उस विष के दांत को जो है मदन ने तोड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर जो है आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों की हम चर्चा अब करेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठाएंगे कि विष के दांत कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो विष के दांत कहानी जो है इसका शीर्षक एक प्रतीकात्मक है जो कहानी के कथ्य को जो है मूल रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। विष का दांत जो है वो सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, सामाजिक अत्याचार का प्रतीक है और कासू जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है। और कासू के दांत को जब मदन ने तोड़ा तो ऐसा लगा कि ये विष का दांत उसने तोड़ा है, यानी कि अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध उसने, सामाजिक विषमता के विरुद्ध उसने जो है वो घुसा चलाया है, यानी कि उसको जो है वह समाप्त करने का प्रयास किया है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक विष के दांत सर्वथा सार्थक और उचित है। सेन साहब का जो बेटा खोखा था, वो खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है सामान्य चीजों से हटकर। तो इस कहानी में वर्णित स्थिति के अनुसार सेन साहब को 5 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़के का जन्म तब हुआ था जब उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उन्हें कोई औलाद होगा। इस तरह से वह जीवन के नियम का अपवाद था, यानी कि नाउम्मीदी में उम्मीद बंध गया था। दूसरी बात, सेन साहब के घर में लड़कियों के लिए अलग नियम था और खोखा के लिए अलग नियम था। लड़कियां शांत, सुशील और आज्ञाकारी थी, जबकि सेन साहब का खोखा उदंड, बदमाश, मनबड़ू और शरारती किस्म का था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खोखा जो था वह एक अपवाद था। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और इसके लिए उन्होंने कारखाने के बड़ई मिस्त्री को उसके साथ 2-1 घंटे समय देने की व्यवस्था की थी, ताकि उनके साथ अभी से खोखा ठोक पीट करने का काम जान जाए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार जो है वह क्या बताना चाहता था। तब मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहा है कि बड़े लोगों की तरह उनके आदमियों में भी मानवता नहीं होती है, वे निष्ठुर होते हैं। वही ड्राइवर जो कासू द्वारा कार को बिगाड़े जाने पर कुछ भी नहीं बोलता है, मदन को गाड़ी के पास जाने तक नहीं देता है और बेदर्दी के साथ मदन को धकेल देता है, उसके मुंह से खून गिरता है, फिर भी वह मदन को दोषी मानता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण कासू द्वारा रौब के साथ लट्टू मांगना था। इसके अतिरिक्त उसके पहले मदन को कासू की कार को छूने भी नहीं दिया गया था, उल्टे धक्का देकर उसको निकाल दिया गया था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि बड़े लोगों के रौब दाब से वयस्क जन ही प्रभावित अथवा भयभीत रहते हैं, बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता है। अब सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच में क्या बातचीत हुई
और पत्रकार मित्र ने उसका कैसे उत्तर दिया। तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बच्चों को लेकर बात हुई। सेन साहब ने बड़े गर्व से अपने बेटे के बारे में बताया कि यह बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। इस पर पत्रकार महोदय ने बड़े संयत और सधे किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि मेरा बेटा चाहे जो कुछ भी बने, उसे जेंटिलमैन जरूर बनना चाहिए। इस पर सेन साहब कट कर रह गए। अब इसी के साथ आपका ये पाठ जो है ये समाप्त होता है। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिया। अब फिर हम आपसे कल मिलेंगे। आज का ये लेक्चर जो है 1-2 दिन में YouTube चैनल पर हमारे अपलोड कर दिया जाएगा और लेक्चर समाप्त होने के बाद आपका जो है इसका नोट्स, महत्वपूर्ण जो भी नोट्स है, PDF है, वह अपलोड कर दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर हम मार्किंग स्कीम लेकर आएंगे। आपको अब जो है साइट पर उसकी सूचना डाल दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन में जाकर देखिएगा और हमारे YouTube पर भी आप उसको जरूर देखिएगा। हमारे YouTube का तो आप पता जान गए हैं। आप केवल durgatutorial.com पर आकर वहां से हमारे YouTube का लिंक देख सकते हैं। और नहीं तो एक बार और बता देते हैं, दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। अब हम आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और वेबसाइट, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और बहुत जल्द हम एक और नए प्लेटफॉर्म पर आपके लिए आने वाले हैं। 5 सितंबर से उसकी सूचना आपको समय के साथ दी जाएगी। हमने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हम कहते नहीं, कर दिखाते हैं। हम कहेंगे नहीं, पहले करेंगे। आपके लिए कुछ करेंगे फिर कहेंगे। अगर हम ये कह दिए हैं कि 15 दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा कर देंगे, तो ये गारंटी है कि 15 दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा कर देंगे। फिर आपके लिए लास्ट आवर पढ़ाई, VVI क्वेश्चन कैसे छाटेंगे और एक और नई स्कीम मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी। इसको सुनिए, इसका हमने कोडिंग दिया है MOS, मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी। यानी कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर मिल जाए। ये स्कीम भी आपके लिए हमारे दिमाग में है, जो 15 दिसंबर के बाद आपको हम हर विषय का जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे बटोर लेंगे परीक्षा में, इसका ट्रिक और टेक्निक देंगे। और अभी कोर्स हमारा चल रहा है। हम इसको सितंबर से लॉन्च करने के लिए बोले थे, लेकिन छात्रों की बेसब्री और बेचैनी को देखते हुए हमने इसको समय से पहले ही जुलाई में ही लॉन्च कर दिया। RPC रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। इसके अलावा एक और कोर्स है जिसको हम परीक्षा बाद लॉन्च करेंगे, अभी उसके लिए समय नहीं है। और अंग्रेजी में आप बड़े बड़े नियमों को, जटिल जटिल नियमों को कैसे केमिस्ट्री की सूत्र की तरह, मैथ के फॉर्मूला की तरह आप याद कर लेंगे, वो ट्रिक भी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे साइट के माध्यम से आपको मिलेगा। उसमें ग्रामर फॉर ऑल क्लासेज के नाम से वो आपको कोर्स लाया जाएगा, जिसमें बेसिक, इसके बाद जूनियर और करेंट 3 लेवल होंगे और उसके बाद एक हायर 4था लेवल होगा, जो कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए भी जरूरी होगा। और क्लास वाइज जो है आपके सिलेबस नोट्स या सिलेबस को पूरा करने के लिए परीक्षा का मॉडल पेपर, और लास्ट में हम प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर अपना बनाया हुआ जारी करेंगे। अगर उस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप बटोर लेंगे। उसका भी इंतजार कीजिए, ये सब 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा। ऐसे अभी हम रैपिड प्रिपरेशन कोर्स में 5 सेट या 10 सेट क्वेश्चन प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव का देने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देंगे।
उसी से आएगा। आप मिलाकर देख लीजिएगा, हर साल उसी से आया है और इस साल भी उसी से आएगा। हम 25 वर्षों से ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए हम पढ़ाते रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। आप श्योर सक्सेस कोर्स में हमारे शामिल होइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको एक से एक अध्ययन सामग्री मिलेगी। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से छात्र चिंतित हैं कि सर कैसे तैयारी होगी। आपकी, हम कहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होगी। हाँ, एक काम कीजिए, कोई भी वीडियो ये नहीं कि 2 मिनट आप सुने और चल दिए, तब तो तैयारी नहीं होगी। आप गौर से लेक्चर को सुनिए, उसके बाद नोट्स को पढ़िए और उसके बाद हमारे ऑनलाइन एग्जाम में शामिल होइए। जब हम आपको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट जारी कर देंगे, पढ़ा देंगे, फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए करेंगे और एग्जाम लेंगे। एग्जाम लेने के बाद आपको रिजल्ट भी बताएंगे और अपने दुर्गा ट्यूटोरियल की ओर से आपको मार्कशीट भी देंगे कि हमारे टेस्ट में आपको इतना नंबर आया। और ये सब डिजिटली होगा, घर बैठे होगा और निःशुल्क होगा। आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। तो आज हम आपका बहुत समय लिए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।